अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है बायोलॉजी में फर्स्ट ईयर क्लास का। तो हम बात करेंगे इसके पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले इसका बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन होगा कि बायोलॉजी है क्या। ये आप बात पहले भी कर चुके हैं। बायोलॉजी असल में ग्रीक टर्म्स हैं, यहाँ पर यूनानी ज़ुबान के यहाँ पर अल्फाज हैं। एक को हम नाम देते हैं बायोस का और दूसरी चीज़ जो कहलाती है वो लोगोस है। ठीक है, हम इसे लोगोस भी कहते हैं, हम इसको लॉजी भी बोलते हैं। बायोस इसका बेसिक मानी क्या होता है? लाइफ। लॉजी वैसे कहा जाता है स्टडी को, लेकिन इसके कुछ 7 अदर स्ट्रक्चर्स भी हम यूज़ कर लेते हैं। डिबेट, डिस्कस, थिंकिंग, रीजनिंग। ये हर एक चीज़ देना सिर्फ किसके लिए? लाइफ के लिए। जब हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हर एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे पास कहलाती है लाइफ। अब क्या कहलाया? बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। आप ये भी कर सकते हैं, नहीं, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। जो जिंदा ऑर्गेनिजम्स, जिंदा जानदार चीज़ें होती हैं, हम उनकी जब स्टडी करते हैं, उनका मुताला करते हैं, हमारे पास वो चीज़ बायोलॉजी कहलाती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो लाइफ है ये कहाँ से निकली? ये जो ज़िंदगी है, लाइफ, ये कहाँ से निकली है? लाइफ कहाँ से इवॉल्व हो रही है? हाउ, कैसे निकली? वाई, क्यों निकली? इसका ओरिजिन क्या है? देखें, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर एक के माइंड में आते हैं, लेकिन इनकी कोई अथेंटिकेशन नहीं है। आप थियोलॉजियंस की बात कर लें, फिलोसोफर की बात कर लें, बायोलॉजिस्ट की बात कर लें, जोलॉजिस्ट की बात कर लें, आप किसी की भी बात कर लें, लेकिन इनका अगर आप ये कहें कि पैक आंसर मिल जाएगा, इनकी अथेंटिकेशन मिल जाएगी, वो गलत बात है। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम स्पेकुलेशंस देते हैं, हम यहाँ पर हाइपोथेटिकली बात करते हैं, हम फर्जी बात करते हैं, हम सपोज करते हैं। चलें, यहाँ पर लाइफ के ओरिजिन के लिए, लाइफ ओरिजिन, हमारे पास एक थ्योरी है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी इस चीज़ को डिफाइन करती है। ये जितने भी आंसर्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें डिफाइन करना ये बिग बैंग थ्योरी का काम है। वो बिग बैंग थ्योरी डिफाइन करेगी ये चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। एक बात, दूसरी बात मैं एक और बता दूं आपको, बायो खुद एक ब्रांच है साइंस की। ये साइंस से इवॉल्व हो रही है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बायो जहाँ से राइज हो रही है वो साइंस की ब्रांच है। आप जनरल साइंस 8वीं में पढ़ चुके हैं, वहाँ पर आप केमिस्ट्री पढ़ते थे, फिजिक्स पढ़ते थे, मैथ, कंप्यूटर का थोड़ा सा पोर्शन था, बायो का पोर्शन था। तो बायो भी साइंस की ही ब्रांच है। ठीक है, अब बिग बैंग थ्योरी की बात कर लें। बिग बैंग थ्योरी आज से चल रही है 10 से 18 बिलियन साल पहले। ये सारी एक फर्जी बात है, ख्यालाती है, ला नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, कोई अथेंटिकेशन नहीं है, थ्योरी है। थ्योरी आपको पता है रिजेक्ट हो सकती है, हाइपोथेसिस भी हो सकती हैं, टेंटेटिव आइडिया जिन्हें हम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी हमारी कायनात में एक धमाका हुआ। धमाका कैसे हुआ? एक बहुत बड़ा सियारा था, ये एक छोटे सियारे से जा टकराया। जब ये बड़ा सियारा छोटे के साथ टकराता है, इसे कुछ नहीं होता क्योंकि इसका मैस बहुत ज़्यादा होता है। इसका मैस है ज़्यादा, लेकिन इसका मैस है कम। अब जब ये बड़ा इस छोटे के साथ टकराता है, कोलाइड करता है,
इस कोलिजन के दौरान ये ब्रेक हो जाता है, बस धमाका होता है। इसे कुछ नहीं होता, ये टूट जाता है, ये धमाका हो जाता है। अब जब ये धमाका होता है तो फिर क्या होता है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेस में इकट्ठे होने लग जाते हैं। ये अब स्पेस में पार्टिकल्स इनके इकट्ठे हो गए। जब पार्टिकल इनके इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कुछ इस तरह की शक्ल बना ली। ठीक है, ये फिर हमारा क्या बन गया, ये सोलर सिस्टम बन गया। जब ये सोलर सिस्टम बन गया, अब इसके दरमियान में कौन था, सूरज। बाकी जितने भी थे वो सारे इस सूरज के इर्द गिर्द मूव करने लगे। सूरज क्या बन गया, स्टार। बाकी क्या बन गए, प्लैनेट्स। क्योंकि जो स्टार होता है उसकी अपनी एक रोशनी होती है, ये ग्लो कर रहा होता है, लेकिन जो बेसिकली तौर पर प्लैनेट्स होते हैं ये ग्लो नहीं करते, ये डार्क होते हैं, इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये निकलता है, ये सूरज ही दरमियान में क्यों आया, इसकी ऑथेंटिकेशन नहीं है। ये जो सोलर सिस्टम है जिसमें आप बात करते होते हैं, टोटल कितने 9 प्लैनेट्स हैं। इन 9 प्लैनेट्स के अंदर अगर हम बात कर लें तो 8 प्लैनेट ऐसे हैं जो रिवॉल्व करते हैं क्लॉकवाइज, लेकिन एक ऐसा है जो मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज, वो हमारी ज़मीन है। ये ऐसे क्यों करती है, इसका कोई आंसर नहीं है। ये वाली जो सारी चीज़ें ये एक स्पेकुलेशन है, ये हाइपोथेटिकली बात है, इसका ला नहीं है कोई। फिर वक्त गुजरता गया, बिग बैंग थ्योरी ने ये कहा, जो 10 से 18 बिलियन साल पहले दी गई थी, उसने कहा फिर वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ, ये हमारी ज़मीन ठंडी होने लगी। चलें फ़र्ज़ कर लें हमारे अर्थ आ गई, ज़मीन ठंडी होगी, ज़मीन का वजूद निकला। कब वजूद निकला, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। हमारी ज़मीन कब बनी, 4.6 बिलियन ईयर एगो हमारी ज़मीन बनी। ये हमारी ज़मीन की एज है। फिर ज़मीन के ऊपर वक्त गुजरता गया, ज़मीन के ऊपर फिर बनी अर्थ क्रस्ट। आज जितने भी हमारे पौधे हैं ये क्रस्ट में लगे हुए हैं, कशरे अर्ज ऊपर वाली लेयर है, इसके अंदर लगे हुए हैं। ये कब बनी, ये बनी अप्रॉक्सीमेटली 3.9 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, टाइम पास होता रहा, वक्त गुजरता रह गया। अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो पहली लाइफ प्रोसीड हुई, फर्स्ट लाइफ, जो पहली जिंदगी यहां बनी, वो बनी 3.7 बिलियन ईयर्स एगो। ये सारी बातें हाइपोथेटिकली है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं सिर्फ समझाने की खातर, लेकिन ये कोई ला नहीं है। अब ये ज़मीन यहाँ पर बन गई, यानी कि ज़मीन के ऊपर ये जो पहली लाइफ प्रिपेयर्ड हुई, ये कब प्रिपेयर्ड हुई, 3.7 बिलियन पे ये बनी। ठीक है, पहली लाइफ इसके ऊपर जो बनी उसका नाम बैक्टीरिया। ये फर्स्ट लाइफ यहां पर प्रिपेयर्ड हुई। अब ये जो लाइफ है ये प्रोसीड किस तरह से हो रही है, ये जो लाइफ निकली अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, लाइफ निकली हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस के नतीजे में। ये एक हाइपोथेसिस है जो इस बात को डिफाइन करती है कि जो पहली जिंदगी बनी वो किस तरह से बनी। ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस है, ये जिस चीज को डिफाइन कर रही है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। ये डिफाइन करती है कि जितनी भी आज हमारे पास लिविंग थिंग्स बनी है वो सारी इवॉल्व हुई हैं कहाँ से, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। ये असल में एक वो बात है जिसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं हमारी ज़मीन कब बनी, हमारी जो ज़मीन के ऊपर पहली ज़िंदगी बनी वो कब बनी। वो ये एक थोड़ा सा स्केच है जो बिग बैंग थ्योरी देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है,
फिर इसके बाद दूसरी बात जो डिफाइन की हुई है वो डिस्टिंग्विश किया हुआ है लिविंग्स और नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं इनके दरमियान डिस्टिंग्विश किया हुआ है, एक फर्क कायम किया। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। तो पहला उन्होंने जो पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में वो करेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं होते। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। पहली चीज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, इनके बनने का अमल बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। ऑर्गेनाइजेशंस की बात अगर हम कर दें तो ऑर्गेनाइजेशंस में आप हमेशा यही कहते हो कि सबसे पहले जो चीज़ प्रिपेयर्ड होती है वो आपके पास क्या थे, एटम्स थे, एटम्स मिले, एलिमेंट बने, एलिमेंट मिले, मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल मिले, ऑर्गेनेली बनी, ऑर्गेनेली सेल, सेल टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और सिस्टम से इंडिविजुअल। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। जबकि आप जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हो आप सिर्फ यहां तक रहते हो, आप कहते हो एटम मिले एलिमेंट, एलिमेंट मिले मॉलिक्यूल, बस। तो इसका मतलब है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स एंटिटीज जिनका बनने का अमल बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है, तो ये खुद क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ होती हैं। ये ऐसी मखलूक हैं जो बहुत ज़्यादा पेचीदा होती हैं। पेचीदा कैसे, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेचीदगी की। इनमें डीएनए, आरएनए, इनमें प्रोटीन्स की बनावट, इनमें लिपिड की बनावट, इनमें साइटोप्लाज्म उसकी कंपोजिशन, ये जो सारी चीज़ें ये कॉम्प्लेक्स एंटिटीज में आती हैं। ये मखलूक बहुत ज़्यादा पेचीदा होती है। आप यूनिसेल की बात कर लो, मल्टी सेल की बात कर लो, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ये स्ट्रक्चर ही नहीं होती। फिर कंपोज्ड ऑफ वन आर मोर सेल, आप ये जानते हैं कंपोज वन आर मोर सेल, ये एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर भी मुश्तमिल होते हैं। यानी कि आप बात कर ले, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर, कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ये आप जानते हैं। इसके बाद कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी। कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम, जिंदगी को परफॉर्म करने के लिए इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। वो जेनेटिक प्रोग्राम इनका क्या है, या इनका आरएनए हो सकता है या इनका डीएनए हो सकता है, ये इनका जेनेटिक प्रोग्राम है। फिर क्या करते हैं, ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी एक्वायर्ड करते हैं। कहाँ से, माहौल से। सपोज दैट प्लांट्स की बात कर लें तो फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज से लेते हैं। हमारी बात कर लें, यानी कि जो एनिमल्स हैं ये किनको खाते हैं, ये एनर्जी हासिल करने के लिए पौधों को खाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स हमेशा एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को ये चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स में ये जेनेटिकली जो प्रोग्राम होते हैं ये भी नहीं होता, ठीक है। इसके बाद फिर आगे क्या है, कैरी आउट एंड कंट्रोल द मैनी केमिकल रिएक्शंस, कैन ग्रो इन साइज, ग्रो इन साइज, कैरी मैनी केमिकल रिएक्शंस। देखिए आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें, चले हमारी ही बात कर लें, हम जब पहले माँ के पेट से पैदा हुए हम इतने बड़े नहीं थे, छोटे से थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ग्रोथ होती गई, हमारा साइज बढ़ता गया, ठीक है। और फिर हमारे अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। हमारी लाइफ का नाम ही क्या है, लाइफ इज अ नेम ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितनी देर रिएक्शंस प्रोसीड होती है हमारी जिंदगी उसके बाद खत्म हो जाएगी। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कोई भी काम परफॉर्म नहीं हो रहा होता है। टू मेंटेन इंटरनल कांस्टेंट, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग एंड रिस्पॉन्स चेंज इन देयर इन्वायरमेंट। ये अपनी तरह के बच्चे पैदा करते हैं
प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, डिवीजन करते हैं माइटोसिस का या मियोसिस का प्रोसेस करके। फिर इसके बाद मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट, जैसा कि हम अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो सा होता है उसे मेंटेन करते हैं, यानी कि आप बात कर ले टेम्परेचर की तो हम 37 डिग्री सेल्सियस स्केल टेम्परेचर बरकरार रखते हैं। इसके बाद है रिस्पॉन्स टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्स टू चेंज देयर इन्वायरमेंट, ये अपने माहौल के खिलाफ रिस्पॉन्स भी देते हैं। सपोज दैट अगर बाहर गर्मी होती है तो हमारा बॉडी उसके खिलाफ क्या काम परफॉर्म करता है, ऑटोमेटिकली तौर पर पसीना बनाता है। बाहर सर्दी होती है, हम उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए जर्सियाँ पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं। लेकिन एक नॉन लिविंग थिंग्स हैं, आप एक चेयर है उसे किसी ठंडे हिस्से पे रख दो, उसे कोई फर्क नहीं, गर्म हिस्से पे रख दो, कोई फर्क नहीं। तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं होते, जबकि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। तो ये एक डिस्टिंग्विश है बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान, ठीक है जी। तो फिर इसके बाद आगे एक बात बयान की हुई है उन्होंने कि जो बायोलॉजी है जिसमें आप जिक्र कर रहे होते हैं लाइफ का, ये जो लाइफ है ये लाइफ एक नहीं है, इसकी वैरायटीज हैं। जब जिंदगी की वैरायटीज पैदा होनी शुरू हो जाएं उसको डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है, उसको डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हम इसको डिस्कस करने के लिए क्या करते हैं, इसकी डिवीजन बनाते हैं। हम फिर डिवीजन से इसकी ब्रांचेस बना देते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इस मकसद के लिए कर रहे हैं ताकि हमें इनको रीड आउट करना आसान हो जाए। यहाँ पर हमारे पास उन्होंने चंद एक ब्रांचेस भी बयान की हुई हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं ये फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हमने बात की इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी की।